कार दोस्तों, भाई गुल्लू और एक सतरंगी बृहद बाल उपन्यास पर हम चर्चा करते आ रहे हैं। और ये उपन्यास जब मैंने आपको पिछली बार बताया था कि कुछ बच्चों की ये मांग है कि बृहद बाल उपन्यास के विषय में हमें बताएं कि कौन सा स्रोत है जहाँ से हम इसको प्राप्त कर सकते हैं, हम इस उपन्यास को पढ़ना चाहते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, ये बृहद बाल उपन्यास गुल्लू और एक सतरंगी, ये इसके 7 खंड हैं। ये 7 खंड एक सेट है, ये पूरा 7 खंड का, और आप पढ़ेंगे। ये उपलब्ध हो सकता है अमेजॉन पर या फ्लिपकार्ट पर, और इसके साथ साथ ये प्रकाशक से भी मंगाया जा सकता है। प्रकाशक का पता मैं आपको पिछली बार भी दिखाया था, फिर दिखा देता हूँ कि ये प्रकाशक का पता है जहाँ से आप इस पुस्तक को प्राप्त कर सकते हैं। ये उनका टेलीफोन नंबर है जो मैं आपको दिखा दूं। ये यहाँ पर अगर आप उनसे संपर्क करना चाहें तो ये टेलीफोन नंबर उनका लिखा हुआ है। आप इनसे संपर्क करके भी पूछ सकते हैं कि ये प्रकाशक के पास पुस्तक की प्रतियां उपलब्ध हैं या कब तक आ जाएंगी। तो दोस्तों, हम गुल्लू और एक सतरंगी के पहले खंड पर, अब इसका जो कथानक है उस पर चर्चा करते आ रहे हैं। हम 33 पाठ पर चर्चा कर चुके हैं। आज हम अगले पाठ पर चर्चा करेंगे। तो मैं उससे पहले एक चीज़ आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि पिछली कहानी में जब हमने पढ़ा था कि गुल्लू संतलाल के जो ऊंट गाड़ी थी उसमें से सामान गुम हो गया था, और संतलाल ने कहा गुल्लू से कि भाई गुल्लू, ऐसा कर, तेरे हरि और विष्णु से अनुरोध कर कि वो उस गत्ते को कहीं ढूंढ दें, नहीं तो मेरा बहुत नुकसान हो रहा है, क्योंकि लाला जो है वो तो मेरी गाय को ले गया और जगन उसके बिना बहुत दुखी हो रहा है। अब ये चर्चा हुई थी हमारी पिछले पाठ में। आज हम उसके बाद आगे चर्चा कर रहे हैं। पाठ है 35। तैतीस पाठ में हमने ये चर्चा की थी कि उसका सामान गुम हो गया और वो मेवाराम ने उससे गाय छीन ली इस बदले में। आज हम उससे अगले पाठ की चर्चा कर रहे हैं। अगले दिन विष्णु और हरि सुबह सवेरे उस ओर उड़ चले जिधर से संतलाल ऊंट गाड़ी लेकर शहर जाता था। वे अभी आधे रास्ते ही पहुंचे थे कि अचानक विष्णु को खेतों में किसी चीज के घसीट कर ले जाने की चिन्ह दिखाई दिए। उसका माथा ठनका। उसने पक्षियों की भाषा में हरि से कहा, ये बक्से के निशान हो सकते हैं। देखो, पास में गत्ते के छोटे छोटे टुकड़े भी पड़े हैं। हाँ हाँ, हरि ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। चलो गुल्लू को बताते हैं, कहते हुए वे वापस लौट आए। आते ही विष्णु ने गुल्लू से कहा, आओ आओ, बक्सा, निशान। गुल्लू ने सुना तो दौड़ा दौड़ा संतलाल के पास गया। जाकर यह खबर सुनाई। उसी क्षण दोनों ऊंट पर बैठकर विष्णु के पीछे पीछे चल पड़े। उस स्थान पर पहुंचकर विष्णु ने कहा, देखो देखो, उधर देखो। गुल्लू ने देखा, खेतों में जगह जगह फसल और घास टूटी हुई थी। जाहिर था किसी चीज की को घसीटने से ऐसा हुआ होगा। गुल्लू ने संतलाल से कहा, चाचा, यही मार्ग ऊपर ऊबड़ खाबड़ है, लगता है बक्सा यहीं गिरा होगा। इन निशानों से स्पष्ट है कि कोई बक्से को खेतों में घसीटता हुआ आगे ले गया है। गत्ते के टुकड़े उसी बात का गवाही दे रहे हैं। तुम सही कहते हो गुल्लू, मेरा भी यही अनुमान है। चलो हम और आगे जाकर देखते हैं। संतलाल ने उत्साहित होकर कहा। उन्होंने उन चिन्हों का पीछा किया। आकाश में उड़ते विष्णु ने दूर तक चिन्हों की पहचान कर ली। गुल्लू और संतलाल उसी दिशा में चलते रहे। लगभग आधा फरलांग चलने के बाद उन्होंने देखा, झाड़ियों के झुंड के पास चिन्ह खत्म हो रहे थे। झाड़ियों के बीच सियारों की मांद थी। मांद को देख संतलाल बोला, लगता है सियार ही बक्से को घसीटकर यहाँ तक लाए हैं। गुल्लू ने कहा, हाँ, वे खाने के लोभ में इसे यहाँ तक लाए होंगे। संतलाल
पर संतलाल बोला, पर बक्से में तो सियारों के खाने का कुछ भी सामान नहीं था। गुल्लू, तब तो सामान यहीं मिल सकता है। वे बातें कर ही रहे थे कि बड़ी सी मांद से 2 सियार निकलकर खेतों की तरफ भागे। विष्णु एक मांद के मुहाने पर जा बैठा। उसने झांक कर देखा तो खुशी से चहक उठा, हाँ है, हाँ है। विष्णु की चहक सुन गुल्लू और संतलाल का हौसला बढ़ा। झाड़ियों के बीच रास्ता बना, वे बड़ी मांद तक पहुंचे। देखा तो कटी पटी हालत में बक्सा मिल गया। वह मांद के द्वार पर ही पड़ा था। मांद का मुंह छोटा होने के कारण बक्सा अंदर नहीं जा सका। सियारों ने बक्से को फाड़ जरूर दिया था, लेकिन खाने की कोई चीज न देख उन्होंने सामान को अधिक नुकसान नहीं पहुंचाया था। गुल्लू और संतलाल ने मिलकर सारा सामान चादर में लपेट लिया। गठरी ऊंट पर रखकर वे गांव आ गए। आते ही संतलाल ने मुखिया को सूचना दी। मुखिया ने पंचों के सामने मेवाराम का सामान उसे सौंप दिया। वायदे के अनुसार मेवाराम को भी गाय वापस करनी पड़ी। संतलाल गाय और बछड़े को लेकर घर आया। नन्हे बछड़े को घर में देख जगन का चेहरा खुशी से खिल उठा। संतलाल ने गुल्लू को धन्यवाद दिया। गुल्लू बोला, चाचा, धन्यवाद का असली हकदार तो विष्णु है। उसी ने चिन्हों को देखा और एकदम सही अनुमान लगाया। विष्णु और हरि सामने खिड़की पे बैठे थे। संतलाल बोला, सही कहते हो गुल्लू, धन्यवाद विष्णु। उनकी बात सुन जगन भी बोल पड़ा, धन्यवाद विष्णु, हरि। अगले दिन संतलाल ने गुल्लू, विष्णु और हरि को दावत दी। गुल्लू के कहने पर जगन ने अर्जुन को भी आमंत्रित किया। बस फिर क्या था, जगन अर्जुन के बीच की कटुता समाप्त हो गई। तो दोस्तों, यहाँ हमारा 34वां पाठ समाप्त हो जाता है और आप देख रहे हैं कि गुल्लू और सतरंगी की कहानी एक नई दिशा की ओर जा रही है। कल हम 35वें पाठ पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना पर्याप्त है। नमस्कार।